कि जो इंटरव्यू है वो कोई भी एग्जाम हो उसमें इंटरव्यू मस्ट है। और इंटरव्यू जब तक आप पहला जॉब से लेके और लास्ट जॉब तक आप रिटायर होने वाले होगे तब भी आप इंटरव्यू दोगे, तब भी जो आपको तैयारी करके कुछ गलत कदम हमसे ना उठ जाए, तो वो जो साइकोलॉजी है एक जॉब को देखते हुए उससे कैसे बचाएं? मेरा ये मानना है फेलियर वो है जब आप जो है कोशिश करना बंद कर दें। अगर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो ज़्यादातर जो इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हम घर में इंग्लिश नहीं बोलते, तो ये सेकेंडरी लैंग्वेज है वो हमारे हाँ, लिए। तो ये ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका ये वीक पॉइंट है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी, जो ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो न्यू कमर्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू में नर्वस होते हैं, उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। पहला सवाल यही, इंटरव्यू से शुरू करते हैं। हाँ इंटरव्यू को आप जब बैठते हैं तो कैसे देखते हैं कि सामने वाला जो कॉम्पिटिटर है, जो आया है सामने, उसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है वहाँ पे, क्या बॉडी लैंग्वेज लगती है उसकी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू देने के लिए वो शुरू में बड़े घबराए हुए होते हैं और उनकी घबराहट का कारण यही होता है कि पहली बात तो उनको कोई गाइड नहीं करता। नंबर दूसरा, मैंने देखा है 95% जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो अपनी तैयारी नहीं करते। प्रिलिमिनरी होती है एग्ज़ाम, उसमें कई कई महीने लगे रहते हैं, बल्कि कई कई साल लगे रहते हैं। मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें लगे रहते हैं। लेकिन जब इंटरव्यू की बारी आती है तो उस समय वो इंटरव्यू को इतना तवज्जो नहीं देते हैं, जिसकी वजह से, और उनकी गलती नहीं है, किसी को भी नहीं बताया जाता, ना स्कूल में ना कॉलेज में, कहीं पे भी जगह जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस के लिए कोई नहीं करता है। तो इसलिए बच्चों को ना तो ये पता होता किस तरीके से करना है। दूसरा, जब वो सामने आते हैं और उनके सामने 4-5 पैनलिस्ट बैठे होते हैं तो उनको देख के उनके अंदर घबराहट हो जाती है, नर्वसनेस होती है, और वो नर्वसनेस उसकी कई चीज़ों में जाहिर होती है। उनका बैठने का पोस्चर, उनके हाथ पैर हिलने लगते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जो है लो हो जाता है, उनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो होती है, जिसकी वजह से वो अपना जो चीज़ वो बोलना चाहते हैं या जिस ढंग से बोलना चाहते हैं उस ढंग से वो बोल नहीं पाते। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में जब पता चलता है उसका इंटरव्यू होने वाला है, तो किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए, क्या नज़रिया रखना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो इंटरव्यू की अगर जब आपने सोच लिया है कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपको कॉल लेटर का इंतज़ार नहीं करना है कि कॉल लेटर आएगा तब मैं तैयारी करूँगा। ज़्यादातर लोग जो है कॉल लेटर की तैयारी करते हैं। उसके बाद कई चीज़ें हैं जो कि आप देखेंगे कि सबसे पहले तो ये है, लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जो इंटरव्यू है वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इंटरव्यू मस्ट है। और इंटरव्यू जब तक आप पहला जॉब से लेके और लास्ट जॉब तक आप रिटायर होने वाले होगे तब भी आप इंटरव्यू दोगे, तब भी जो आपको तैयारी करके जानी है। बिल्कुल। तो ये जो है बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं। उसमें 4-5 चीज़ें होती है जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर दूसरा, आपकी जो डोमेन नॉलेज, मतलब जो आपके सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूछे जाएंगे। तीसरा, आपका जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर के बारे में पूछे जाएंगे। और चौथा, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप जो है ये जॉब किस लिए करना चाहते हैं या ये कंपनी किस लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, पर्पस क्या है आपका, बिल्कुल, यही क्यों। बिल्कुल। तो वहां पे क्या बोलना चाहिए? तो बहुत नहीं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादातर जो लोग बोलते हैं वो कैंड आंसर बोलते हैं, मतलब बने बनाए आंसर, कहीं इंटरनेट से देख लिया या किसी से पूछ लिया, वो अगर आप बोल रहे हो, जवाब दे रहे हो, तो वो ये जिस ढंग से आप जवाब दोगे इंटरव्यूअर को ये पता लग जाएगा कि ये इसको पता नहीं है या ये झूठ बोल रहा है। अच्छा। सबसे पहले आपको वो बोलना है जो आपको सही लगता है। आप किसी के सुने हुए आंसर्स को मत जवाब दो। अगर जैसे फौज में जब मैं गया था और मेरे से कोई पूछता था, या एसएसबी में जब गया तो मेरे से पूछा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी, तो मेरा सीधा आंसर ये था, आई वांट टू जॉइन द आर्मी क्योंकि मैं एक ऑफिसर की यूनिफॉर्म पहनना चाहता हूँ, बस। तो आप वो बताओ जो असलियत है, वो मत बताओ जो आपको जो है कहीं से किताब से पढ़ के, इंटरनेट से देख के, गूगल से देख के मत बताओ, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीज़न है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो वो आपको वो बताना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पे ना जो
कंफ्यूज हो जाते हैं जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं कि मैं इस यहाँ पे क्या बोलूँ, कहीं ऐसा ना बोल दूँ कि कुछ गलत निकल जाए। तो वो जो कन्फ्यूजन होता है, जैसे आपने बोला कि जो दिमाग में चल रहा है वो बोल दो, वो बोलने में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। वहाँ पे क्या करना चाहिए, वो कैसे समझ आता है? देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इंटरव्यू की डायनेमिक्स क्या है। इंटरव्यू की डायनेमिक्स ये है कि जब इंटरव्यूअर जाता है, इंटरव्यूई जाता है, कैंडिडेट जाता है, तो वो जो है वहाँ पे जो वातावरण होता है वो बड़ा फॉल्स होता है, वो असली नहीं होता। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं बिना टेंशन के, बिना प्रॉब्लम के, हम आपस में खुल के बात कर रहे हैं जी। लेकिन वहाँ पे खुल के बात नहीं होती है, क्योंकि जो कैंडिडेट होता है वो सोचता है कि अगर मैं खुल के बात करूंगा तो ऐसा तो नहीं मैं अपनी कहीं कमजोरी जाहिर कर दूं, कुछ ऐसा निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए, या मेरा जो कुछ ऐसा बिहेवियर ना हो जाए, कोई मेरी बॉडी लैंग्वेज है, तो वो जो है ना बड़ी वो एक्टिंग करता है वहाँ पे, वो असली इंसान नहीं रहता, वो एक्टिंग करता है। एक्टिंग वो करता है जो उसको सिखाई गई है। दूसरा वो ये सोचता है कि ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है ये आदमी, ये ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके हाथ में मेरी नौकरी है, और क्योंकि इसने मुझे नौकरी देनी, उसको लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ इसलिए मैं कुछ करने। तो ये जो डायनेमिज्म जब आता है कैंडिडेट के ऊपर, तो कैंडिडेट जो है उस समय अपने आंसर्स को ठीक सोच नहीं पाता है, और जिसकी वजह से जो उसको बोलना चाहिए वो नहीं बोलता है, और बाहर आके, इंटरव्यू से बाहर आके फिर कहता है मैं तो ये बोल दिया, मुझे तो ये बोलना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी जरूरी चीज़ है। तो वो वहीं पे नर्वसनेस सबसे ज्यादा हावी रहती है, नर्वसनेस आ जाती है। नर्वसनेस मैं बताया ना, डायनामिज्म ये है कि उसको ये लगता है कि इंटरव्यूअर बहुत बड़ा आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। क्या लग रहा है इसमें, जिस तरह से हमें सोसाइटी ट्रीट करती है, जिस तरह से हमें कहा जाता है कि नहीं यही मौका है, यही वो, ये भी एक थोड़ा मेंटली प्रेशर होता है? बिल्कुल प्रेशर होता है, घर वालों का प्रेशर होता है, दोस्तों का प्रेशर, उससे कैसे? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना चाहिए। साइकोलॉजी ये है कि जो प्रेशर आपके ऊपर है उस प्रेशर को आपने दूर करना है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको, यू शुड नॉट लुक फॉर ए जॉब, यू शुड लुक फॉर ए राइट जॉब। ठीक है, क्योंकि अगर आपका जो सपनों का आपकी नौकरी है उसके नज़र से देखो आप हर चीज़ को, तो आपका जो है सपना साकार होने में 100% चांसेस होते हैं। जब आप किसी भी नौकरी को सिर्फ नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती है। जैसे मैं जब फौज के लिए गया था इंटरव्यू देने के लिए, और फौज का इंटरव्यू सबसे सख्त इंटरव्यू होता है, क्योंकि वो इंटरव्यू को 30-40 मिनट नहीं चलता, वो 5 दिन तक उसको आपको असेस किया जाता है, और 3 अलग अलग लोग उसको असेस करते हैं। तो उस समय अगर आप टेंशन करोगे तो टेंशन कितने दिन करोगे, कितने घंटे कर लोगे? तो इसलिए वहाँ जाके अगर आप जो मन से चीज़ चाहते हो उस समय आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहता है, आपकी एनर्जी भी हाई रहती है, और आप जो है आपके जबान से जो जवाब निकलता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। आपने ड्रीम जॉब की बात की, मेरा अगला सवाल भी ड्रीम जॉब पे ही था कि ड्रीम जॉब कैसे समझे कि यही ड्रीम जॉब है मेरी, क्योंकि कन्फ्यूजन्स की बात करते हैं, करना हम कुछ और चाहते हैं, फोर्सफुली कर कुछ और रहे होते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम फोर्सफुली भी इंटरव्यू देने जाते हैं। तो जो ड्रीम जॉब बोला कि ड्रीम जॉब करने के लिए लोग कैसे वो अपनी ड्रीम जॉब पहचाने कि यही मेरी ड्रीम जॉब है और इस ड्रीम जॉब को पाने के लिए मुझे ये करना चाहिए, किस तरह से उसे समझा जाए, उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है? उसकी साइकोलॉजी ये कहती है कि जो भी काम आप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए क्यों करना चाहता हूँ। आपका वाई आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसे यही क्यों है, यही क्यों करना ये क्यों करना है। फिर आप बोलोगे कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि इसमें घूमने फिरने की, कोई भी काम है, समझ लो बैंक में है, मैं आपका बैंक का एग्जाम, तो आप बैंकिंग में सेक्टर में जाना चाहते हैं, एक प्रोबेशनल ऑफिसर बन के, ऑफिसर बन के जाना चाहते हो, तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो क्यों। तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं जो है पब्लिक की सेवा करना चाहता हूँ। तो उससे फिर पूछो क्यों। तो जब तक क्यों को पूछते रहो जब तक आपको ये पता न लग जाए कि यही चीज़ है जिसे आप करना चाहते हो। तो ये तो सबसे पहले, और ये काम जो है ये नहीं कि जब आप ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये आपको अपने बचपन से 9th 10th क्लास से ही अपने दिमाग में डालना चाहिए मैं ज़िंदगी में क्या, क्योंकि हो सकता है 9th 10th क्लास में जो आप सोचते हो मैं बनूंगा, बाय द टाइम आप कॉलेज में पहुंचो या फाइनल ईयर में पहुंचो तब तक हो सकता है आपका ड्रीम जॉब चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो आपको अपने अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहना है कि मेरे को ये काम क्यों करना है, क्योंकि जब आपका क्यों क्लियर हो जाएगा ना तो आपको हाउ आपका अपने आप पता चल जाएगा आपको वो ड्रीम जॉब पाने के लिए मुझे क्या करना है। अच्छा सर, हाँ, कभी कभी होता है ना कि हमने कर लिया शुरू, आपने बोला 9th 10th से हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को क्रिकेटर बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है, मेरे को जर्नलिस्ट बनना है, करना शुरू कर दिया, 12th किया, चेंज हो गया हमारा एम। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, ग्रेजुएशन की, 12th 9th में कुछ और बनना चाहते थे,
12th में कुछ और बनना चाहते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं हम लोगों से। तो उन सब चीज़ों से कैसे, जो आज का तो यूथ है, आजकल डिस्ट्रैक्शन के लिए तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा योगदान कर रहा है, आप तो खुद उस चीज़ से समझ सकते हैं उस चीज़ को, उस पर भी हम बात करेंगे, इस सवाल पर भी बात करेंगे। कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचे आज का जो यूथ है, जो उसका ड्रीम जॉब है, जो उसका ड्रीम है, उसको फॉलो करने के लिए, उस पर टिके रहने के लिए किस तरह से डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए? देखिए, जो बचपन में होता है, जैसे मैंने जिक्र किया, 9th-10th में आदमी की सोच अलग होती है, उसकी इन्फॉर्मेशन अलग होती है, उसका जो है एक्सप्लोर नहीं किया होता उसने। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस से अपने जॉब को हो सकता है वो चेंज करता रहे। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंच जाता है, फर्स्ट सेकंड ईयर में पहुंच, तब तक वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाता है, हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि मैं मैं इस बीच में 8 साल से मैं कॉलेज में था, जहाँ पे मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट देखता था बच्चों के। अगर आप 8वीं क्लास के बच्चे से पूछो जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो वो 1 सेकंड में आपको बता देगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आप किसी भी जो है कॉलेज के स्टूडेंट से आप पूछेंगे, सेकेंड ईयर 3rd ईयर वाले से, कि चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहा हो, अगर आप ये बीटेक कर रहा, अगर आप उससे पूछोगे कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो सोचता रहता है, क्योंकि कंफ्यूज रहता है। उसको जैसे आपने जिक्र किया, सोशल मीडिया लगा लो, दोस्त लगा लो, घर वालों को लगा लो, माँ बाप को लगा लो, सबका उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो सकता है, ये सोचते हो कि एक कोई गलत कदम अगर हमसे उठ गया तो वो कहीं फेलियर का जो डर है, क्योंकि 8th की आपने बात की, 8th तक पता ही नहीं होता फेलियर क्या है। हमने सुना है, घर वाले बोलते हैं कि डॉक्टर एक बहुत अच्छे प्रोफेशन है, रिश्तेदार डॉक्टर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इंजीनियर बहुत अच्छा प्रोफेशन है, तो वहां तक हम मेंटली फ्री हैं कि हमें ये नहीं पता कि नहीं बन पाया तो क्या, समाज हमसे कुछ नहीं कहता। लेकिन फिर जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, हम 18-20 साल के हो जाते हैं, तब हम सोसाइटी समझने लगते हैं, तब हम जो समाज है उसके जो वक्तव्य हैं वो हमें चुभने लगते हैं कहीं ना कहीं। तो हमें लगता है कि कुछ गलत कदम हमसे ना उठ जाए। तो वो जो साइकोलॉजी है एक जॉब को देखते हुए, उससे कैसे बचा जाए? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो ये जो फेलियर का आपने जिक्र किया है, मेरा ये मानना है फेलियर वो है जब आप जो है कोशिश करना बंद कर दें। अगर बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, है बहुत बड़ी बात बोल दी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, फेलियर तब होता है जब आप कोशिश करना बंद कर दें। मैं अगर समझ लो, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एनडीए का मैंने 3 दफ़े एग्जाम दिया, मैं 3 दफ़े फेल हो गया। लेकिन मेरा बचपन से ही और मेरा थ्रू आउट मकसद ये था कि मेरे को यूनिफॉर्म पहननी है। तो उसके लिए जब मैं फेल हो गया तो मेरे पास क्या ऑप्शन था? मेरे पास ऑप्शन ये था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एनसीसी ले ली। एनसी ली तो उसमें मैंने जो है सी सर्टिफिकेट पास किया। सी सर्टिफिकेट पास किया तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उस समय, अभी का तो मुझे पता नहीं, कि जो सी सर्टिफिकेट पास कर लेंगे उनको रिटर्न एग्ज़ाम दे देना पड़ेगा। रिटर्न एग्ज़ाम मेरा बिना एग्ज़ाम दिए क्लियर हो गया। एसएसबी में गया, मैं बन गया। तो ये जो है ना फेलियर, अगर मैं छोड़ देता 3 साल, भाई 3 साल मैंने ट्राई कर लिया और मैं फेल हो गया तो मैं तो फेलियर हूँ, आई कैन नॉट डू इट, तो मैं तो रह गया था, फिर तो मैं कुछ बन नहीं पाता। तो इसलिए मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि फेलियर जब तक फेलियर है, जब तक आप कोशिश ना करते रहो। तो आत्मविश्वास आपको अपने ऊपर रखना चाहिए। फेलियर क्या चीज है? फेलियर, पास फेल एक जो है बाइनरी है, 1-0, पास हो गए या फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। क्या लगता है सर, जब लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनके दिमाग में भी ये अंतर्द्वंद चलता रहता है, पास और फेल वाला, शायद वहीं पे जो नर्वसनेस है वो शुरू हो जाती है और आप समझ जाते हैं? ऑब्वियसली होती है, क्योंकि जब देखो आप जब कोई भी कैंडिडेट जाता है तो उसको ये देखना है कि वो कितना डेस्परेट है उस जॉब के लिए। डेस्परेट कैसे होता है? घर वालों को ज़्यादा प्रेशर हो, या कई दफ़े वो जो है एग्ज़ाम के लिए बैठ गया लेकिन पास नहीं हुआ है, तो वो डेस्परेट हो जाता है। तो उसके दिमाग में भी आती है ये पास फेल। लेकिन मैं सबको ये सलाह करता हूँ, ये पास फेल का चक्कर बाहर जब इंटरव्यू का दरवाज़ा खटखटाते उससे पहले वहीं छोड़ दो। जब अंदर जाओ तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सटर्नली जो होगे आप आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आपकी नॉलेज जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर होगा, आपका जो सुनने की क्षमता वो बढ़ जाएगी। तो वो आप अलर्ट मोड में होगे। इंटरनली भी आप अलर्ट मोड में रहोगे, आप पूरे जो है ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन को आंसर करोगे, आप जो डिटैच्ड रहोगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज़ जो इंटरव्यू में हमेशा कहता हूँ बच्चों को, कॉन्फिडेंस है। मतलब सर उस एटीट्यूड से जाए कि जो होगा देखा जाएगा। और कॉन्फिडेंस सिर्फ 2 चीज़ों से आता है, एक आपकी नॉलेज से और एक आपके कम्युनिकेशन स्किल से। बिल्कुल, अगर आपने 2 चीज़ों पे मास्टरी कर ली है तो कोई भी इंटरव्यू दुनिया का ऐसा नहीं है जिसको आप क्लियर ना कर सकते। तो मतलब इंटरव्यू के लिए तैयारी करने के लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए
और कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। नॉलेज का तो चलो मान लिया कि नॉलेज किताबें पढ़ ली हो गई, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है यहाँ पे लोग फंस जाते हैं थोड़ा, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए? फंसते इसलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो ज़्यादातर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हम घर में इंग्लिश नहीं बोलते, तो ये सेकेंडरी लैंग्वेज है वो हमारे हाँ, लिए। तो ये ज़्यादातर जो कैंडिडेट है उनका ये वीक पॉइंट है। लेकिन मैं क्योंकि IAS और IPS की भी तैयार करता हूँ, वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको इंटरव्यू हिंदी में देना तो आप हिंदी में दो। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो इंटरव्यू में अच्छा करते हैं वो हिंदी में जो देते हैं वो ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो खुल के बोल सकते हैं। इंग्लिश में हमारा क्या होता है, पहले आप हम हिंदी में सोचते हैं, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, फिर हमको वर्ड याद नहीं आता कि इस वर्ड का मेरे को क्या बोलना है। तो एज ए रिजल्ट हमारी फ्लुएंसी, हमारा जो है एकदम जो आर्टिकुलेशन वगैरह है, हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। लेकिन ये भी इंग्लिश भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अंग्रेजों के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको कौन इंग्लिश सिखाता, वो भी तो सीख जाते हैं। तो अगर आदमी सीखना चाहे तो सीख सकता है, और बचपन से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कम्युनिकेशंस के लिए लैंग्वेज एक अपना हिस्सा है, लेकिन उसके लिए जो झिझक है, जो नर्वसनेस है, जो स्ट्रेस है, इसको अगर आप दूर कर लोगे और कॉन्फिडेंस ले आओगे तो आप आराम से बोल सकते हो। ठीक है, अब हमारे दर्शक सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें तो हो गई, एक सवाल और पूछ लें कि भाई सवाल पूछे क्या जाते हैं, कौन से सवाल है जो इंटरव्यू में आप लोग पूछते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, 10 तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं जी। सबसे पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो जब आपसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है तो ये देखा जाता है कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपके संस्कार क्या दिए हैं, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, क्या आप सामाजिक ढंग से सोचते हैं, आपकी फैमिली के जो है पास्ट चैलेंजेस क्या रहे हैं, और आपके जो फैमिली के फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है। ये चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं। नंबर दूसरा, आप कहाँ पे रहते हैं। अगर मैं मेरठ में रहता हूँ तो मुझे मेरठ के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो वो अब कितनी जगह मैं अपनी ज़िंदगी में बदल चुका हूँ। अब मैं हूँ, जैसे मैं फौज में 35 साल रहा, मैंने कम से कम 35 नहीं 17-18 जगह मैं पोस्टिंग पे जाता था। हर जगह अलग अलग स्टेट से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से और इधर राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, अलग अलग स्टेट में गया, अलग अलग लोगों से मिला, उनके कस्टम उनके देखे। तो मैं जो है एडेप्टेबल, मैं किसी भी समाज में एडेप्ट हो सकता हूँ। तो ये चेक करते हैं कि ये जो इंसान है, अगर ये हम इसको लेते हैं तो ये क्या एडेप्ट हो पाएगा हमारी जो सिस्टम्स है उसमें। नंबर तीसरा है, वो चेक करते हैं कि हमारा जो है गोल क्या है, जिंदगी में क्या मकसद है। गोल से पता लगता है कि हमारा गोल ओरिएंटेड है कि नहीं है, हमारे अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है कि नहीं है, हम मेहनती हैं कि नहीं है। फिर आती है आपकी अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या हासिल किया है ज़िंदगी में, जितनी भी उम्र में आप गए हो, आपकी अचीवमेंट्स क्या है। अचीवमेंट से पता लगता है कि आप कितने जो अलाइंड हो अपने गोल की तरफ, कितनी जो है परिश्रम कर सकते हो। उसके बाद आपके लाइक्स और डिसलाइक्स, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो इन सब बातों पे ही क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके लाइक्स क्या है, आपके डिसलाइक्स क्या है, आदमियों को देख के, सिचुएशन को देख के, टास्क को देख के, तो उससे पता लग जाता है कि ये जो इंसान है इसकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या ये सबके साथ एडजस्ट, या क्या चीज इसको पसंद नहीं है। ठीक है, क्या माइंडसेट के साथ आ रहा है। उसके बाद आता है आपका जो है डिसीजन कैसे लेते हो आप, आपका विजन क्या है, आपके एस्पिरेशंस क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस से पता लगता है कि क्या आपको अपने बारे में पता है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आपको अपने बारे में नहीं पता होगा और आप मुझे बताओगे नहीं तो मेरे को क्या पता लगेगा मैं आपको सेलेक्ट करूं कि नहीं करूं। तो ये इन चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे उस 30-40 मिनट का जो टाइम है जो कैंडिडेट को मिलता है उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी आपके सामने खोल के रख देता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो रटे हुए आंसर बोलते हैं, जिनसे वो अपनी पर्सनैलिटी ना बता के किसी और की पर्सनैलिटी बताते हैं, इसलिए वो वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाते। एक सवाल अभी आपने जैसे बोला कि वीकनेस स्ट्रेंथ, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी स्ट्रेंथ पता है, लेकिन अगर हम उनकी वीकनेस पे बात करें तो शायद कभी उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो जो लोग इस तरह की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आज का जो टाइम है, जो रेस है, उस रेस में खुद को कैसे पहचाना जाए। यहाँ पे तो ये हो गया कि आपने बोला कि भाई सेल्फ चेक भी जरूरी है, खुद को आप पहचाने, खुद को जाने, तभी तो आप बता पाएंगे अपने आप को। तो वो कैसे पहचाना जाए, उसका देखो, उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, उसका अलग से सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट होता है पर्सनैलिटी मैपिंग का।
उसमें आप अपने पर्सनैलिटी मैपिंग करते हैं। एक स्वॉट एनालिसिस होता है जिसमें आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और टारगेट थ्रेट जो है, ये चीज़ आप विश्लेषण करते हैं। तो जब आप पर्सनैलिटी मैपिंग करोगे तो आप जो है अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हो, आप अपनी अचीवमेंट्स बता सकते हो, आप अपनी वीकनेस भी बता सकते हो। और जो आपने ये कहा ना कि जो है लोगों को स्ट्रेंथ पता होती, वीकनेस नहीं पता होती, मैं इससे आपसे एग्री नहीं करता हूँ। मैं जब स्ट्रेंथ पूछता हूँ तो स्ट्रेंथ नहीं बता पाते, वीकनेस बता पाते। उसकी वजह ये है, साइकोलॉजी आप देखो, बचपन से आदमी को गलतियाँ बताई जाती हैं कि तेरा ये ठीक नहीं, तेरा वो ठीक नहीं, तेरा वो ठीक नहीं। स्ट्रेंथ बताने वाले बहुत कम लोग होते हैं, इसलिए उसको स्ट्रेंथ नहीं पता होती, वीकनेस उसको पता होती है। लेकिन वीकनेस बताने में भी वो झिझकता है कि अगर मैं ये वीकनेस बताऊंगा तो जो सुनने वाला है वो इसको वीकनेस समझ के मेरे को रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए वीकनेस को छुपाना, मैं कह रहा हूँ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन वीकनेस पे आपको ये जरूर बताना चाहिए कि जी मेरी वीकनेस ये है, लेकिन वो वीकनेस इतनी गंभीर नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी नौकरी पे फर्क पड़े। पॉइंट तो ये कि कभी कभी पता होता है लेकिन हम बताते नहीं, बताते अपनी स्ट्रेंथ है। जो हम जहाँ पे लगता है ना कि हम सारी चीज़ें पॉजिटिव ही रखें, मेरा सवाल यही था कि हम ना सारी चीज़ें पॉजिटिव रखते हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ है, जो हमारी वीकनेस है, वो हम सामने रखते ही नहीं है कभी इन चीज़ों को, कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचे, कि हो सकता है कुछ अच्छा जा रहा हो और अगर मैंने ये बता दिया तो कुछ गलत ना हो जाए। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसको जो है छुपाने की कोशिश करते या रटे हुए या किसी के बताए हुए आंसर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, कई कैंडिडेट्स को मैं पूछता हूँ भाई तुम्हारी वीकनेस क्या है, कहते हैं सर मेरी वीकनेस मैं लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ। ये वीकनेस है, वो अपनी वीकनेस, मैं कहता हूँ ये तुम वीकनेस समझ रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ तुम दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे हो, ये तो एक अच्छी बात है। या कोई कहेगा जी मैं हर चीज़ को परफेक्ट चाहता हूँ, तो परफेक्ट चाहना कोई वीकनेस थोड़ी है। तो वो जो है वीकनेस को इस ढंग से बताते हैं कि जी ये होती स्ट्रेंथ है लेकिन बताते उसको वीकनेस है। लेकिन इंटरव्यूअर का इतना एक्सपीरियंस है, उसको पता लग जाता है कि ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये गुमराह कि हम थोड़ा सा ऐसा आंसर दे दें कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। ये होता होगा कि आप ये होता है, लेकिन मेरा कहने का है अगर आपको बतानी है वीकनेस, मैं बताया ना आपको जो मेजर वीकनेस है तो वो तो आप बताओगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप नौकरी देने, आप बोलो जी मुझे चोरी करने की आदत है, तो चोर को कौन रखेगा? ठीक है, नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप ये बोलो कि जी मैं थोड़ा सा जो है आलसी हूँ या मेरे अंदर थोड़ी झिझक है, लेकिन इसको दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, तो वो जो वीकनेस है फिर वीकनेस नहीं रहती है। इसका मतलब आप उसमें कोशिश कर रहे हो तो वीकनेस नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने बोला 35 साल पहले सेना में गए थे, तो उस समय क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बताया भी आपने कि 5 दिन का एक प्रोसेस होता है पूरा, तो वो 5 दिन कैसे गुजरे, किस तरह से काम किया? नहीं, 5 दिन तो बहुत बढ़िया गुजरे, क्योंकि आप जो है एज ए ग्रुप में काम करते हो और उसमें 3 तरह के जो आपकी असेसमेंट होती है। और अभी भी जो 35 साल पहले वाला प्रोसेस था, क्या वही प्रोसेस अभी भी सेम चल रहा है? वही प्रोसेस है। अभी जो नए लोग हैं जो आर्मी में जाने वाले हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, जो पहले प्रोसेस था उस पर आज में सिर्फ एक फ़र्क है कि पहले जो स्क्रीनिंग नहीं होती थी, क्योंकि जो लोग जाते थे वो इतने ज़्यादा तादाद में नहीं अप्लाई करते थे, तो सीधा जो है उनका टेस्ट शुरू हो जाता था। आजकल क्या होता है, 300 का बैच जाता है और उनका फिर वो स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने में 2 टेस्ट लेते हैं, जो उसमें पास हो जाते हैं उनको रख लेते, बाकियों को भेज देते हैं। उसके बाद जो रह जाते हैं उनका फिर जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें पहले दिन आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो 4 तरह के टेस्ट हैं, वो रिटन टेस्ट होते हैं। उससे जो साइकोलॉजिस्ट है उसको पता लग जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। नंबर दूसरा फिर होता है ग्रुप टास्क होते हैं, जिसमें आपका ग्रुप में कैसा बिहेवियर है। आप इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती है, बोलते भी अच्छे, सारी चीज़ें, पर अगर आप 10-12 लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो क्या उनके साथ आप टीम वर्क है कि नहीं, टीम वर्क है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, आपके अंदर कोलैबोरेटिव स्किल्स है कि नहीं है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी जो 9 टेस्ट होते हैं उनके अंदर ये चेक की जाती है। लास्ट में जाके फिर आपका इंटरव्यू होता है, जैसे हर इंटरव्यू होते हैं ऐसे 40-5 मिनट। फिर तीनों लोग ये मिलके जो है, फिर ये तीनों आपस में डिस्कस भी नहीं करते हैं कि भाई इसने अच्छा किया, इसने खराब किया। ये तीनों फिर अपनी अपनी असेसमेंट देते हैं और आपको जान के ताज्जुब होगा, ज़्यादातर तीनों की असेसमेंट एक जैसी होती है। और जब तीनों की असेसमेंट एक जैसी होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है, अगर तीनों ने ही उसको बोला कि ये बेकार है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हो सकता है 2 ने उसको सेलेक्ट कर दिया हो, 1 ने ना किया हो, फिर उनकी जो आपस में कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में फिर जो है जो उस कैंडिडेट को बारी बारी बुलाया जाता है, जिसके ऊपर डाउट होता है उससे फिर 2-4 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कंफर्मेशन करने के लिए कि इसको सेलेक्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है
इन सब बातों को सुनने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इंटरव्यू देते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि कॉन्फिडेंस बना रहे। देखते रहिए अमर उजाला, जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।